नमस्कार। हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय विकास सर में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ये बात डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पिछले कई वीडियोज़ में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों से कि किस तरह से हम IUPAC लिखते हैं, किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। लेकिन उससे पहले आज मैं ये इम्पोर्टेंट बात जान लेना चाहता हूँ क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। इसके लिए कुछ कंपाउंड, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो कैटेगरी में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किए जाते हैं। पहला कैटेगरी हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड का होता है, दूसरा कैटेगरी हमारा क्लोज चेन कंपाउंड का होता है। Before going to discuss anything about the organic chemistry classification, we have to discuss about the more things as we will discuss about today. तो आज की थोड़ी सी वीडियो दोस्तों बड़ी हो सकती है, बट आज की वीडियो के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो दूर हो जाएंगी। जी, मैं बता देना चाहता हूँ इसके बाद में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ओपन चेन क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन चेक करेंगे और इसी के साथ में हम लोग सिग्मा पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन सीखेंगे। हम फंक्शनल ग्रुप्स के साथ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हों उनकी नेमिंग कैसे कहते हैं, शॉर्ट में हम आज सारी चीज़ें रिवाइज़ करने का प्रयास करेंगे। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। One or more questions will be asked in the question paper of CBSE और so many exams. So बहुत सारे एग्ज़ाम हमारी लाइफ में ऐसे होंगे केमिस्ट्री के जिनमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जानी हैं, लेकिन हम थोड़ी बहुत बातें अभी डिस्कस करेंगे कि जैसे कुछ जनरल रूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम, कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। एक नॉर्मल सी बात रहेगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड किया जाता है, हम साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं, और हम बेंजीन में ऑर्थो पैरा पोजीशंस कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये कुछ बातें बहुत जो इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे सिलेबस की, इन्हें हम ज़रूर डिस्कस करेंगे आज। सो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, बट आप बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है आज। सो ओपन चेन कंपाउंड्स, एक छोटी सी बात है, ओपन चेन कंपाउंड किसको कहते हैं। मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ। अरे यार आप तो सब लोग जानते हैं क्या कि अगर आप कोई चेन है, भले ही हमारी ये कोई भी चेन, ये चेन है, इसको खोल दिया हमने तो ओपन हो गई, ये बंद कर दिया तो क्लोज हो गई। नॉर्मल सी बात है, क्लोज एंड ओपन चेन। इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, दिस इज़ कॉल्ड ओपन चेन। बट ओपन चेन के अलावा एक क्लोज चेन भी है। क्लोज चेन में क्या होगा कि कोई भी चेन इस तरह से, मतलब ये अगर यहाँ तक रहती तो ये क्लोज नहीं थी, लेकिन अगर ये बॉन्ड ऐसे बॉन्ड जुड़ जाती है, मीन्स साइकिल कंप्लीट हो जाती है और उसको हमने क्लोज कर दिया होता है, तो ये क्लोज चेन होती है। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देना चाहूँगा अपने शब्दों में, बियॉन्ड द सिलेबस, कि हमने जो फर्स्ट कार्बन है उसको लास्ट कार्बन से अगर जोड़ दिया है तो क्लोज चेन हो जाती है। और अगर एंड फ्री मॉलिक्यूल है तो फिर ऐसा मॉलिक्यूल ओपन चेन कंपाउंड कहलाता है। ओपन चेन दो प्रकार के हो सकते हैं, कुछ सैचुरेटेड होंगे, कुछ अनसैचुरेटेड होंगे। अच्छा, ये क्लोज कंपाउंड में भी होगा, कुछ सैचुरेटेड होंगे, कुछ अनसैचुरेटेड होंगे। जो सैचुरेटेड होते हैं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं, इन्हीं में इसी की कैटेगरी में CC सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये CC डबल बॉन्ड वाले भी होते हैं और CC ट्रिपल बॉन्ड वाले भी होते हैं। मीन्स दोज कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड मस्ट कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का होना अति आवश्यक है यदि वह कंपाउंड कैसा है, यदि वह कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। यदि कंपाउंड सैचुरेटेड है तो उसमें CC सिंगल बॉन्ड होगी। मैं थोड़ा सा इसको, और चूँकि मैं अभी पढ़ चुका हूँ पिछले टर्म्स में कि एल्केन्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ
open chain saturated compound. Alkanes are the best example of what open chain saturated compound, while in unsaturated compounds alkenes and alkynes. आपको समझ आ गया होगा इससे पहले के वीडियोस में मैंने इसको क्यों पढ़ाया है, मैंने इसको क्यों आपको डिस्कस किया था कि व्हाट आर अल्केन्स, व्हाट आर एल्कीन्स, व्हाट आर एल्काइंस, दीज आर ओपन चेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। कुछ कंपाउंड्स हमारे जो ओपन चेन नहीं होते हैं वह क्लोज चेन के होते हैं। कुछ कंपाउंड्स हमारे जो ओपन चेन के नहीं हैं वो क्लोज चेन के होते हैं। क्लोज चेन में कुछ साइकिल होमोसाइक्लिक होती हैं, कुछ हमारी हेट्रोसाइक्लिक होती हैं। मीन्स होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। यदि कोई साइकिल मैं थोड़ी देर के लिए इधर वाली चीज़ हटा देता हूँ आपको, आपने इधर का नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो बैक करके आप स्क्रीन कर लीजिएगा, आप समझ जाएंगे इसको। देखिएगा, जो क्लोज चेन है होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का मतलब हुआ कि जो चेन बना हुआ है, इस तरह से चेन बना हुआ है, उसमें सभी सिर्फ कार्बन ही है, चेन में सिर्फ कार्बन है, तो उसे कार्बोसाइक्लिक के नाम से जाना जाता है। कार्बोसाइक्लिक कौन? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वुड बी होमोसाइक्लिक ऑल्सो नोन एज कार्बोसाइक्लिक, जिसमें सिर्फ कार्बन की चेन होगी। अच्छा, चेन हिंदी मीडियम वाले श्रृंखला के नाम से जान सकते हैं। ये खुली श्रृंखला, वो बंद श्रृंखला। ये सिर्फ होमो मीन्स, होमो का सेंस यहाँ से लगाइएगा, होमो का सेंस होता है सेम, होमो का सेंस होता है सेम से। यदि चेन में सिर्फ कार्बन इन्वॉल्व हुआ है तो ऐसे जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और हेट्रोसाइक्लिक, इसका मतलब कुछ ऐसी भी चेन होंगी जिनमें कार्बन के अलावा कुछ और एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं। कार्बन की चेन होगी, ये ऐसी चेन हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगी जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन की चेन के अलावा कहीं न कहीं उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, या कोई और एलिमेंट है साथ में जो चेन को कंप्लीट करा रहा है, लेकिन सिर्फ कार्बन नहीं है। तो ऐसे हमारे जो क्लोज चेन कंपाउंड होंगे वो हेट्रोसाइक्लिक होंगे। इसके बाद होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक लोगों के अंदर फितूर रहता है क्या कि या तो कंपाउंड ओपन चेन होगा या क्लोज चेन होगा, और इसी के साथ कुछ लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, ओपन चेन कंपाउंड्स एलिफैटिक होते हैं और क्लोज चेन कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। ये लोगों में रहता है। एलिफैटिक कंपाउंड्स बेशक ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन कुछ जो सारे क्लोज चेन कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते। सभी क्लोज चेन के ओपन चेन कंपाउंड सभी एलिफैटिक होते हैं, ये बात बिल्कुल कहीं से कोई डाउटफुल नहीं है, ये बात कंफर्म है, ये बात श्योर है, 100% कंफर्म है कि जितने भी कंपाउंड्स ओपन चेन होंगे वह सभी एलिफैटिक होंगे। सभी एलिफैटिक कंपाउंड्स के नाम से जाने जाते हैं। सभी कंपाउंड्स कैसे होंगे? एलिफैटिक होंगे। आइए मैं और डिस्कस करता हूँ। जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसको हम क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। वो दो कैटेगरी के होते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो चेन बनाया है आपने, ये 3 ठो चेन बनाते हैं हम, इसमें 1 2 3 4, हम इसको ऐसे, ये चेन है। अच्छा, ये चेन है और साथ में वैलेंसी सबकी कितनी है? वैलेंसी सबकी 4 है। वैलेंसी आप सबकी 4 कर लीजिएगा, हर जगह हाइड्रोजन जोड़ करके। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंबल करने के लिए जो हाइड्रोजन है इनको मान लिया जाता है जब हम चेन बनाते हैं। इसी को हम इस तरह से लिख देते हैं, मतलब जितने कॉर्नर उतनी जगह कार्बन होता ही है। इसके साथ इस कंपाउंड को हम लोग एलिसाइक्लिक बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एलिसाइक्लिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन्स का है ये। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी in your competitive exams. What
एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेशक ये साइक्लिक होते हैं लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होते। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं लेकिन ये एरोमेटिक नहीं हैं, क्लोज चेन होते हुए भी एरोमेटिक नहीं हैं। इनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, इनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि ये सब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद सपोज दैट कि ये चेन है, क्लोज चेन है, सब कार्बन कार्बन क्लोजली जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें रिंग पाई जा रही है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। अभी मैं अगली बात यही डिस्कस करने वाला हूँ, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होती है। ये डबल बॉन्ड पाई जा रही है। ऐसा कंपाउंड्स अगर कोई भी है तो वो एरोमेटिक होता है। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात लिख देता हूँ, 2-3 बातें आपको बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कैसे जानेंगे हम लोग ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। ये ध्यान रखना है हमको, एक मोटी मोटी बात याद रखनी, बहुत मतलब सरल भाषा में। बिगिनर भी और जो एग्ज़ाम्स की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, जिन कंपाउंड्स में एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग पाई जाए, चाहे कंपाउंड कोई भी हो, यदि उसके अंदर एक बेंजीन रिंग पाया जा रहा है तो बेशक वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। मीन्स एरोमेटिक कैरेक्टर के जितने भी कंडीशंस हैं वह सभी बेंजीन फॉलो करता है। बेंजीन के अंदर वह सभी गुण पाए जाते हैं जो किसी एक एरोमेटिक होने के लिए, किसी को भी एरोमेटिक होने के लिए आवश्यक होते हैं। तो आप बच्चों को सबको जानकारी हो गई होगी कि जिन किसी कंपाउंड्स में कम से कम एक बेंजीन रिंग पाई जा रही होगी वह सभी कंपाउंड एरोमेटिक होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो सभी होंगे जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाएगी। इस पे अलग हम चर्चा करेंगे कि एरोमेटिक होने के क्या क्या रूल होते हैं, कौन का रूल फॉलो करता है, क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे एरोमेटिसिटी आती है, मतलब सो मेनी अलग से हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बिगिनर से किसी भी ब्रांच के, किसी भी लेवल के स्टूडेंट के लिए ये जानकारी हो जाए, इसको हम बेंजीन कहते हैं, इसका फॉर्मूला C6H6 होता है, इसका नाम बेंजीन है, और जिस किसी कंपाउंड में बेंजीन पाया जाएगा वो एरोमेटिक होगा। अर्थात ये जो बात लिखी है कि एरोमेटिक कंपाउंड कुछ बेंजीनॉइड होते हैं, जिनके अंदर भी बेंजीन पाई जाती है वो सभी एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीनॉइड कंपाउंड कहलाते हैं। और जिन किसी कुछ, अब बात फिर फंसी, बात क्या फंस गई कि जो बेंजीन नहीं कंटेन करते, फिर से बात समझिएगा, जिन कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास जिनके अंदर बेंजीन नहीं है फिर भी एरोमेटिक हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर बेंजीन नहीं है फिर भी एरोमेटिक होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है आपके पास, साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। बेशक इसको आप डिस्कस कर लीजिएगा, ये हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। आप ये देख रहे होंगे कि इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। आइए अब ये कुछ क्लासिफिकेशन हो गया, फिर से एक बार देख लीजिएगा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको 2 कैटेगरी में बांटा। मोस्टली ब्रांच ही हमारी जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिवाइड। या तो हम एलिफेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे या हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लेकिन 11th क्लास में सिर्फ हमारे पास 11th की क्लास में हमारे पास सिर्फ कितना है, हमारे 11th की क्लास में कोर्स में, अभी मैं सिलेबस भी चेक किया था, तो 11th की क्लास में हमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है ज़्यादा नहीं पढ़नी है, लेकिन ये बेस है किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्या हमें एल्केन्स बेटा पढ़ने हैं, हमें एल्कीन्स पढ़नी है, हमें एल्काइंस पढ़नी है, हमें बेंजीन पढ़नी है। ठीक है, हमें एलिफेटिक, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक, बेंजीन इस साल के कोर्स में पढ़ना है। लेकिन ये टर्म हमारा सेकंड है, ये टर्म सेकंड में पूछा जाएगा। लेकिन टर्म सेकंड में भी आपको ये ध्यान रखना है, ये IUPAC नहीं पूछी जाएगी इसके अंदर 3 बातें पूछी जाएंगी, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज।
जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा सीख जाएंगे, हम लोग आईपीसी नॉमेनक्लेचर करने लगेंगे, जब हमारे पास आइडिया आने लगेगा तो टर्म सेकंड में हम इनको बहुत, जैसे ही हेडिंग डालेंगे एल्केन, मेरे दिमाग में होगा क्या होता है एल्कीन, क्या होता है एल्काइन, क्या होता है एल्किल, क्या होता है बेंजीन, क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमारी रिवाइज्ड होंगी, तो मुझे बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा और सीधे हम लोग प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेज के आधार पर वी विल डिस्कस ओनली द रिएक्शंस वेरी स्मूथली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर किया है आपने, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि किस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ये बात हम लोगों ने डिस्कस करी। आइए बहुत जल्दी हम लोग और बात डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर किस तरह से हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डिस्कशन करते हैं। कॉन्फिडेंस रखिएगा। एक मैं बात बोल देता हूँ आप लोगों से, सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स एनर्जी टू योर लाइफ। कभी भी किसी भी बच्चे को कभी कॉन्फिडेंस नहीं अपना लूज़ करना है, बने रहना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर मुझे आई है तो आपको भी आएगी, ये गारंटी है। यदि हमको आने लगी है तो आपको भी आएगी। कैसे आएगी? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, एक बात। दूसरी बात, मैं सिग्मा पाई बॉन्ड से पहले एक बात डिस्कस कर देता हूँ कि किस तरीके से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड होता है। 3 कैटेगरी आप बना लीजिएगा, यहाँ पर 3 कैटेगरी बना लीजिएगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड एक कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 कार्बन डबल बॉन्ड, कंडीशन नंबर 3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कंडीशन नंबर 4 एक कार्बन जिसके दोनों तरफ से डबल बॉन्ड। अगर कार्बन ऐसा है ऑलवेज बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन ऐसा है तो ऑलवेज बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन का नेचर ऐसा है तो ऑलवेज बी sp हाइब्रिडाइजेशन। इफ़ द कार्बन नेचर इज दिस देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से सवाल दिया गया कि बताइए एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। आपसे इस तरह से पूछा, एक मॉलिक्यूल लिखा, देखिए कार्बन की वैलेंसी हर जगह 4 है, यहाँ भी 4 है, एक कार्बन इधर से वैलेंसी आई और 3 तरफ से यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वैलेंसी 4 है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो ये अंडरस्टूड रखना है हमको कि ये जो 3 बार हाइड्रोजन है वो इस तरह से प्रेजेंट है, ये हमको समझ आना है। तो ये वाला किसको मैच कर रहा है? इसको मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3 है। ये वाला किसको मैच कर रहा है? एक तरफ से डबल बॉन्ड है, एक तरफ से सिंगल बॉन्ड है, तो एक तरफ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन भी, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ। अगले वाले पे भी सेम कंडीशन है और इस वाले पे भी यहाँ पर क्या हुआ, ये कंडीशन तीसरी लग रही है आपको। तो यहाँ का जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, अगले वाले में भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड होता है, इसको आपने अभी भी डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा ये कैलकुलेशन हो जाता है कि किस तरह से हम कौन सा कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन का है। चलिए ये बात भी हमने डिस्कस कर ली, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमने कहा है कि सिग्मा पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात है कि सिग्मा पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। एक बात, 2 लाइन की बात है, हम लोग बहुत आसानी से ये इसको भी समझ जाएंगे। हमारे कोर्स में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, 11th के चैप्टर्स में भी है। क्या करना होता है, 2 लाइन याद रखनी है। फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑलवेज बी सिग्मा। ठीक, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। हिंदी बोल देते हैं इसकी, किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच बनने वाली पहली बॉन्ड सिग्मा ही होगी।
नेवर टू सिग्मा बॉन्ड्स नेवर एग्जिस्ट टुगेदर। हिंदी इसका है, कभी भी दो सिग्मा एक साथ दो एटम्स के बीच एग्जिस्ट नहीं करेंगी। या सेकंड बॉन्ड, इसी को अथवा करके लिख दीजिए, सेकंड बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑलवेज बी पाई। एक बात, सिग्मा और पाई बॉन्ड बनती कैसे, क्या होती है, हमने वहाँ नहीं डिस्कस किया। हम सीधे कंपटीशन पे चले गए, हमने कैलकुलेशन पे ध्यान दे दिया। कैसे बनती है ये, सिग्मा पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द overlapping of ऑर्बिटल्स। सिग्मा और पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो ओवरलैपिंग से बनते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनते हैं। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग दो तीन तरीके की होती है। कैसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है, दो तीन तरीके से ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, उसी आधार पर हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। आप इसको भी पढ़ चुके होंगे, आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनते हैं। दो तीन ओवरलैपिंग होती हैं, एक SS, एक SP, एक PP और एक और PP। इनके आगे खाली आपको ओवरलैपिंग, थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं आपको ओवरलैपिंग, इट इज़ ऑल्सो ओवरलैपिंग, इट इज़ ऑल्सो ओवरलैपिंग, इट इज़ ऑल्सो ओवरलैपिंग। मेरे ख्याल से आप सब एंजॉय कर रहे होंगे स्टडीज़ को, अच्छा लग रहा होगा आपको। SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP। यहाँ पर S ये क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, जैसे लिखा है हमने ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से हमें सिग्मा पाई बॉन्ड मिलती है। SS ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। SP ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। PP ओवरलैपिंग, अब इसमें ध्यान वाइज थोड़ा सा रखना है। अगर PP ओवरलैपिंग साइड वाइज या हेड वाइज, हेड टू टेल ओवरलैप, अगर हेड टू टेल ओवरलैप होगा तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन यदि लैटरल ओवरलैपिंग होगा, लैटरल ओवरलैपिंग होगा तो लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल, सो पाई बॉन्ड बनेगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये सिग्मा ऑर्बिटल, एक ठो और सिग्मा ऑर्बिटल, तो जो ये ओवरलैपिंग होगी सिग्मा होगी। ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल एक्सिस पर ओवरलैपिंग हुआ, ये भी सिग्मा बॉन्ड दिया। अगर p ऑर्बिटल, ये डंबल शेप होता है, अभी इस पे और डिस्कस करेंगे जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तो ये p ऑर्बिटल एक्सिस पे ओवरलैप किया इस तरह से, तो ये यहाँ भी सिग्मा। लेकिन यदि ये p ऑर्बिटल खड़ा खड़ा ओवरलैप किया इस तरह से, ये ओवरलैपिंग हुआ इसका, तो ये हमारी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सो सिग्मा पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनती है, सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनती है, और किस ओवरलैपिंग से कौन सी बॉन्ड बनती है आपने सीखा। इसके बाद जो पहले पॉइंट थे दो, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए बात करता हूँ, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, आपसे कहा जाए सिग्मा पाई बॉन्ड कितने हैं, तो आप जितने भी सिंगल बॉन्ड है, पहले एक बॉन्ड देखो, 1 2 और 2 एटम्स के बीच कभी 2 सिग्मा नहीं रह सकती, इसलिए एक यहाँ 3, एक ये, एक 4, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ 5 हैं, पाई बॉन्ड यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसके आगे की बात हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है आपने एंजॉय किया होगा आज की क्लास को, और आप आशा करते हैं आपको